मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता बिहारी लाल इंटर कॉलेज धनकोर। आप लोगों को आज बही खाता के समायोजनाएं सहित अंतिम खाते पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आप लोग अंतिम खाते पढ़ लिए होंगे। अंतिम खाते जो होता है वो क्या है? अंतिम खाते व्यापारी जो है सबसे पहले जब लेन देन करता है उसका जर्नल करता है, जर्नल के बाद उसका लेजर तैयार करता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस यानी तलपट तैयार करता है, तलपट के बाद वह अंतिम खाते तैयार करता है। अंतिम खाते के 3 भाग होते हैं: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते से जो माल खरीदता है, अपनी दुकान तक लाता है, उसको बेचता है, उसके बाद उसे क्या लाभ, उस व्यापार माल पर क्या लाभ हो रहा है उसकी जानकारी हो जाती है। लाभ हानि खाते से उसका ओवरऑल शुद्ध लाभ या हानि कितना हो रहा है वो जानता है। और आर्थिक चिट्ठा के बारे में वह जो है उससे उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है कि आर्थिक व्यापारी की आर्थिक स्थिति क्या है, कैसा है, क्या किस प्रकार से वो लोन वगैरह लेना है, क्या है। तो उसकी आर्थिक चिट्ठे के माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से ही हम किसी भी व्यापारी के आर्थिक स्थिति की जानकारी करते हैं। परंतु ये पूरी के पूरे अंतिम खाते तब तक नहीं सही होते हैं, आर्थिक सही लाभ हानि की गणना नहीं होती है, सही जो है आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं होती जब तक हमें समायोजनाओं के बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम समायोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि समायोजनाएं क्या होती हैं और उसका अंतिम खाते से क्या संबंध है, अंतिम खाते में वो किस प्रकार एडजस्ट की जाती हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। आज अंतिम खाते समायोजनाओं के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समायोजनाओं के साथ जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी, पहले समायोजनाएं हैं क्या, फिर समायोजनाओं के क्या उद्देश्य होता है, समायोजनाओं के उद्देश्य के बाद कौन कौन सी समायोजनाएं होती हैं, इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते रहेंगे। समायोजनाएं क्या होती हैं? तो समायोजनाएं क्या होती है, सबसे पहले जो है अंतिम खाता बनाते समय तक कुछ लेन देन ऐसे रह जाते हैं जिनका लेखा पुस्तकों में किया नहीं होता अथवा अधूरा लेखा किया होता है। साथ ही कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका लेखा अंतिम खाते बनाते समय ही किया जा सकता है। ऐसे सभी लेखों को ज्ञात करके उनका लेखांकन करना समायोजनाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि समायोजनाएं क्या हैं, तो जब अंतिम खाते तैयार करते हैं तो कुछ ऐसे लेन देन रह जाते हैं जिनका हमने लेखांकन किया ही नहीं है या लेखा कर पाना संभव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 31 तारीख को खाते तैयार कर रहे हैं, तो खाते तैयार करते समय कुछ ऐसे भी भुगतान होते हैं जिसको दे देना चाहिए था मगर नहीं दिया गया, कुछ ऐसे भुगतान होते थे जो नहीं देना हो एडवांस में दे चुके हैं, या ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लेखा करना छूट गया होता है। तो उसको यदि हम शामिल नहीं करेंगे तो हमारा अंतिम खाते का रिजल्ट अच्छा या शुद्ध नहीं आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम समायोजन कहते हैं, जो उनको उसमें शामिल करना ही समायोजन कहलाता है। संक्षेप में कहा गया है, संक्षेप में व्यापार के अपूर्ण या लिखे गए बहियों में नियमानुसार उचित प्रकार से लिखने की कला ही समायोजन कहलाते हैं या कहते हैं। अर्थात जो ये समायोजनाएं हैं, छूटे हुए हैं, उनको जब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, उनको सही जगह पर एडजस्ट करना या समायोजन करना, लेखा करना ही हमारा समायोजन कहलाता है। समायोजनाओं के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो समायोजनाओं के उद्देश्य के बारे में हम जब कहें क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका व्यवसाय का सही सही लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। समायोजनाओं के माध्यम से हम व्यवसाय का सही सही लाभ हानि या उसका जो है ज्ञात कर सकते हैं। जब तक समायोजनाएं नहीं होंगी हमारे लाभ हानि का सही सही मूल्यांकन नहीं हो सकता है। व्यवसाय का सही सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी हम समायोजनाओं के माध्यम से करते हैं। जब तक समायोजनाएं नहीं शामिल किए जाएंगे, जो अंतिम खाता बनाया जाएगा उससे जो प्राप्त होने वाला रिजल्ट या परिणाम होगा वो शुद्ध नहीं प्राप्त होगा, अर्थात वह हमें जो दे रहा है सूचना वो गलत देगा। लेन देन का लेखा करना, जो लेखा करने से छूट गए हैं, ऐसे लेन देन जो लेखा करने से छूट गए हैं उनको शामिल किया जाता है और शामिल करके उसको लेखा किया जाता है। तो प्रत्येक लेखे को
इसका प्रभाव चूंकि दोहरा लेखा प्रणाली है तो दो जगह पड़ता है। तो अंतिम खाते में दो जगह इसका प्रभाव पड़ता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठे पर कहीं ना कहीं उसका दो जगह प्रभाव पड़ता है। उसको समायोजित करके दोनों जगह उसका लेखा किया जाता है। लेखा पुस्तकों में हुई अशुद्धियों को सुधारना। अगर लेखा पुस्तक में कोई अशुद्धि हो गई है, लेखा पुस्तक में कुछ कमियां हो गई हैं, उस कमी को सुधारने का काम समायोजन द्वारा होता है। व्ययों का लेखा करना, अभी देने बाकी है या अग्रिम दिए गए, ऐसे व्यय जो या तो दिए जा चुके हैं या देना बाकी है, उनका लेखा करना हमारा जो होता है उसे हम कहते हैं, वह आता है समायोजन लेखे में आता है। ऐसे व्यय जो चालू लेखांकन अवधि से पृथक किए जाते हैं। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो चालू वर्ष से अलग होते हैं, या तो हम एडवांस में कर दिए हैं या करना है, तो उनको अलग करके ही सही लाभ हानि की गणना करते हैं। उससे हम समायोजन का, इसलिए भी हम समायोजन बनाते हैं। ह्रास तथा अन्य समायोजनाओं करके संपत्ति एवं दायित्व का उचित मूल्यांकन करना। ह्रास लगाते हैं, जो संपत्ति हमारी होती हैं, स्थायी संपत्तियां होती हैं, स्थायी संपत्तियों पर हम ह्रास लगाते हैं। ह्रास लगा के उनका सही से मूल्यांकन करते हैं। जब तक हम उसका सही मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम उसका सही रिजल्ट नहीं प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ह्रास के माध्यम से हम उसका सही मूल्यांकन करके उसका सही लेखांकन करते हैं। अब आता है इसके बाद कौन कौन सी समायोजनाएं हैं, प्रमुख समायोजनाएं कौन कौन सी हैं। यानी एक तो आ गया समायोजनाएं हैं क्या। तो समायोजनाएं वह होती हैं जो अंतिम खाता बनाते समय जो कुछ छूट जाता है उसका लेखांकन करके सही हम परिणाम निकालते हैं। इनका लेखांकन दो जगह होता है, या तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, या फिर आर्थिक चिट्ठा के डेबिट क्रेडिट, अलग अलग समायोजनाएं हैं। तो प्रमुख समायोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बताते हैं। नंबर 1, अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जब व्यापारी व्यापार करता है तो व्यापार करते समय वो सारा माल एक ही दिन में बेच नहीं देता है। तो जब बेच नहीं देता है तो जो माल बिकने से रह जाता है, तो वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाते समय तक उस चीज़ का लेखांकन तत्काल हम नहीं कर पाते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो वह चीज़ जितना हमारे स्टॉक में है, बचा हुआ माल है, उसे हम अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अगले दिन सुबह वही प्रारंभिक रहतिया हो जाती है। यह व्यापार की संपत्ति होती है। व्यापार की संपत्ति होने के कारण इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, तथा जब तक ये रहेगा तब तक हम शुद्ध सकल लाभ की गणना नहीं कर सकते, इसलिए इसे व्यापार खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं। जर्नल करते समय इसे हम जो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होने के साथ साथ ही संपत्ति हो जाती है, तो इसे हम अंतिम चिट्ठे के, आर्थिक चिट्ठे के डेबिट एसिस्ट में दिखाते हैं, तथा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखा देते हैं। दूसरा, अदत्त व्यय आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्त व्यय क्या है? ऐसा व्यय जो अंतिम खाते बनाते समय तक भुगतान हो जाना चाहिए परंतु भुगतान नहीं हो पाया, उस व्यय को हम अदत्त व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे दुकान में काम करने वाले मजदूर हैं तो उनकी मजदूरी 30 तारीख को या 31 तारीख को महीने के अंत में या वर्ष के अंत में भुगतान हो जाना चाहिए, मगर वो अगले साल दे रहे हैं। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर हम पहली तारीख से लेते हैं तो 31 तारीख को महीना पूरा हो गया तो हम उसका भुगतान पहली टू पहली करते हैं, तो अगले दिन जाता है, उसका भुगतान अदत्त व्यय है, यानी जो दिया न गया हो। उसी प्रकार दूध आता है, ऐसे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें भुगतान महीने के अंत में हो जाना चाहिए था परंतु नहीं हुआ, तो इस चीज़ को हम अदत्त व्यय कहते हैं। तो अदत्त व्यय हमारा एक प्रकार का दायित्व है जिसे आज नहीं तो कल भुगतान करना होता है, लेकिन देना पड़ता है, उस व्यय को हम अदत्त व्यय कहते हैं। जर्नल करते समय, चूँकि दोहरा लेखा प्रणाली है, दो जगह इसका प्रभाव पड़ेगा। जर्नल करते समय संबंधित व्यय को डेबिट और अदत्त व्यय को क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, जैसे वेतन है तो वेतन पर हमारा बकाया है 200 रुपये का, तो वेतन डेबिट और
अदत्त वेतन को क्रेडिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट्स। तो इस प्रकार जो है अदत्त को, जो भी अदत्त व्यय है, अगर वह प्रत्यक्ष है, मजदूरी है, व्यापार खाते से संबंधित है, तो व्यापार खाते के डेबिट में संबंधित व्यय में जोड़ देते हैं। अगर वो लाभ हानि खाते से है तो लाभ हानि खाते के डेबिट में संबंधित व्यय में जोड़ देते हैं। तथा यह दायित्व हमारा है, आज नहीं तो कल देना है, तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे हम दिखाते हैं। तो इसका दो जगह होता है, एक तो व्यापार अथवा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जोड़ा जाता है और दूसरा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अगला पूर्व दत्त व्यय। पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज से क्या आशय है? ऐसा व्यय जो अंतिम खाते बनाते समय तक भुगतान हो जाना चाहिए था। अंतिम खाता बनाते समय तक भुगतान हो जाना चाहिए था, परंतु किसी कारणवश इसका भुगतान नहीं हो पाया। नहीं, प्रीपेड यानी अंतिम खाता भुगतान बनाए तो भुगतान नहीं होना चाहिए था, परंतु यह अग्रिम भुगतान हो गया, यानी पूर्व भुगतान हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेज के नाम से हम जानते हैं। यह हमारी एक प्रकार की संपत्ति होती है पूर्वदत्त व्यय। तो इसको हम जब जर्नल करते हैं तो पूर्वदत्त व्यय को डेबिट तथा संबंधित व्यय को क्रेडिट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। जैसे बीमा है, बीमा हमने कराया तो बीमा जब हम कराते हैं तो पूरे साल का एडवांस चला जाता है। तो जनवरी में बीमा कराया गया तो जनवरी में पूरे एक साल का बीमा का किस्त हमने भुगतान कर दिया और 31 मार्च को जब हम उसका अंतिम खाते तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें 3 महीने का उपयोग किए हैं, 9 महीने का हमारा प्रीपेड या एडवांस होता है। तो ऐसे व्यय को जब हम तैयार करते हैं लाभ हानि खाता, तो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में संबंधित व्यय से घटा देते हैं, अर्थात बीमा माइनस पूर्वदत्त बीमा। इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस को घटा देते हैं और चूंकि यह हमारी संपत्ति है तो अंतिम खाते के एसिस्ट में इसे एसिस्ट साइड के साइड में दिखा देते हैं। अब प्रश्न उठता है अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय में क्या अंतर है? अक्सर आता है क्वेश्चन। तो अदत्त व्यय फर्म का दायित्व होता है, पूर्वदत्त व्यय फर्म की संपत्ति होती है। अदत्त व्यय अंतिम खाते बनाते समय भुगतान नहीं हुआ होता है। पूर्वदत्त व्यय अंतिम खाते बनाते समय तक से पहले ही भुगतान हो चुका होता है, एडवांस भुगतान हो चुका होता है। अदत्त व्यय को दायित्व साइड में दिखाते हैं, पूर्वदत्त व्यय को संपत्ति में दिखाते हैं। अदत्त व्यय को संबंधित व्यय में जोड़ते हैं, पूर्वदत्त व्यय को संबंधित व्यय से घटाते हैं। तो इस प्रकार ये अदत्त और पूर्वदत्त में अंतर है। उपार्जित आय। उपार्जित आय क्या है? ऐसा आय जो अभी हमने कमा लिया है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है, एक्रूड इनकम बोलते हैं उसे। ऐसा आय जो हमने कमा लिया है परंतु उससे प्राप्त नहीं हो पाया है, उस आय को हम उपार्जित आय कहते हैं। इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं या संबंधित आय में उसे जोड़ देते हैं, तथा यह हमारी संपत्ति होती है, आज नहीं तो कल प्राप्त होगी, तो उसे हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। जब हम इसे जर्नल करते हैं तो जर्नल करते समय यह हमारी संपत्ति है तो एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। जो भी संबंधित इनकम है, रिलेटेड इनकम है, जैसे कमीशन एक्रूड है, यानी कमीशन एक्रूड है तो ऐसी इंटरेस्ट एक्रूड है तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट या एक्रूड कमीशन डेबिट टू इंटरेस्ट या कमीशन अकाउंट, जो भी हम कहेंगे उसे करते हैं और इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखा देते हैं और लाभ हानि खाते के क्रेडिट में संबंधित आय में उसे जोड़ देते हैं। अनुपार्जित आय, एडवांस, ऐसी आय जो हमने मेहनत नहीं किया, अभी कमाया नहीं है परंतु प्राप्त हो चुका है, उस आय को हम अनुपार्जित आय कहते हैं। अनएक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम भी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अंतिम खाते बनाते समय तक हमने मेहनत नहीं किया परंतु अग्रिम में प्राप्त हो चुका है, यह हमारा दायित्व है, इसे हमें भुगतान करना पड़ता है अगर हम उसको नहीं प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल करते समय हम
संबंधित आय को, जिस आय में वह अनएक्रूड हुआ है, उसे हम डेबिट तथा अनएक्रूड इनकम को क्रेडिट करते हैं। जैसे हमारा अनएक्रूड कमीशन है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड कमीशन होगा। उसके पश्चात जब हम लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में संबंधित आय से घटा देते हैं। अर्थात कमीशन है तो कमीशन बाई कमीशन, और कमीशन माइनस अनएक्रूड कमीशन। उसके पश्चात जितनी रकम अनएक्रूड की आती है उसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अब प्रश्न उठता है, उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय में क्या अंतर है? उपार्जित और अनुपार्जित आय में अंतर। तो सबसे पहला, उपार्जित आय जो होती है वो हमारी संपत्ति होती है, अनुपार्जित आय हमारे लिए दायित्व होता है। उपार्जित आय को लाभ हानि के क्रेडिट में जोड़ा जाता है, संबंधित आय में जोड़ा जाता है। अनुपार्जित आय को संबंधित आय में लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में संबंधित आय से घटाया जाता है। उपार्जित आय को जर्नल करते समय डेबिट किया जाता है, अनुपार्जित आय को जर्नल करते समय क्रेडिट किया जाता है। उपार्जित आय वह आय है जो हमने मेहनत कर लिया गया है, अभी प्राप्त नहीं हुई है। अनुपार्जित आय वह है जो हमने मेहनत नहीं किया है, एडवांस में प्राप्त हो चुकी है। संपत्तियों पर ह्रास। ह्रास क्या होता है? ह्रास मीन्स कमी। जो स्थायी संपत्ति होती हैं उनके मूल्य में क्रमशः धीरे धीरे कमी होती रहती है, अर्थात अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में धीरे धीरे कमी ह्रास कहलाता है। ह्रास लगाया क्यों जाता है? टूट फूट के कारण वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, या समय बीत जाता है, या किसी भी कारण से उसके संपत्ति का मूल्य धीरे धीरे घट जाता है, और उस घटे हुए मूल्य को ही हम ह्रास के नाम से जानते हैं। ह्रास एक प्रकार का हमारा हानि है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शोरूम से कोई गाड़ी निकालते हैं, जब गाड़ी निकाल के घर लाते हैं उसको हम किसी टाली वगैरह पर लाद के लाते हैं, चलते नहीं देते, ले आकर उसे घर में रख देते हैं। 2 महीने बाद एक बूथ भी नहीं, 1 किलोमीटर या 1 मीटर भी नहीं चला है, 1 महीने बाद जब हम उसे वो करते हैं कि चलो बेचते हैं किसी को, तो उसके वह मूल्य नहीं प्राप्त होता जो मिलना होता है, जितने में हमने खरीदा है। जबकि हम उसे गोदाम से ले आके घर पर पहुंचा के दे रहे हैं, फिर भी उसे वह प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सेकेंड हैंड हो जाती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। वह कमी ही ह्रास होता है। वह ह्रास क्यों होता है? क्योंकि उसका जो है रिपेयरिंग का या जो भी गारंटी है, सर्विसिंग का, ये सब की गारंटी समाप्त हो जाती है। उसके बाद इस कारण उसके मूल्य में ह्रास होता है। तो जो ह्रास होता है वह किसी भी संपत्ति का मूल्य कम करता है और संस्था के लिए हानि होती है। जब संस्था के लिए हानि होती है, इसका जर्नल करते समय हम क्या करते हैं, जो भी ह्रास होता है उसे डेबिट कर देते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस संपत्ति पर लगाया जाता है उसकी कीमत घटती है तो टू एसिस्ट अकाउंट। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिस्ट अकाउंट। मान लीजिए बिल्डिंग पर ह्रास है तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। मशीन पर है, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब यह हमारे लिए हानि है तो लाभ हानि खाते के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन जो भी एसिस्ट है उसे दिखा देते हैं, और बैलेंस शीट के एसिस्ट में उसी एसिस्ट जिस पर डिप्रिसिएशन काटा गया है उस एसिस्ट में से इसे माइनस करके दिखाते हैं। पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज जो है संस्था के लिए जो है हानि होती है तथा पूंजी में वृद्धि होती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले एंट्री हमारी जो जर्नल करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री जो हो जाती है वो होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे में क्या होता है, लाभ हानि बनाते हैं तो लाभ हानि के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, और चिट्ठे में जो हमारी कैपिटल होती है लायबिलिटीज साइड में उसमें कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देते हैं, जिससे पूंजी बढ़ जाती है। तो ये हमारा एक प्रकार का दायित्व में पूंजी में वृद्धि करता है, और उसी प्रकार हमारा घाटे को जो है हानि बढ़ाता है, यानी खर्चा होता है। आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है? जो हम अपने लिए, स्वामी जो होता है अपने निजी खर्चों के लिए पैसा निकालता है उसे हम आहरण के नाम से जानते हैं। आहरण जो होता है वह एक फर्म में पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो होता है
वह आहरण जो होता है उस पर लगाया गया इंटरेस्ट फर्म को लाभ देता है तथा स्वामी को नुकसान देता है, क्योंकि उससे उसकी पूंजी घट जाती है और लाभ बढ़ जाता है, तो उस पर चिट्ठे पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी हम इसको करते हैं जर्नल, तो एंट्री होती पहला ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो ड्राइंग में इसे जोड़ देते हैं, ड्राइंग डेबिट होती है। कुछ लोग इसे ड्राइंग की जगह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी एंट्री जब हम करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट करते हैं। इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में, लायबिलिटीज में इसे ड्राइंग में जोड़ लेते हैं और उसके बाद कैपिटल से माइनस कर देते हैं। अशोध्य ऋण, अशोध्य ऋण क्या है? अशोध्य ऋण का मतलब डूबंत ऋण, बैड डेब्ट बोलते हैं। ऐसा ऋण जो डूब चुका हो, अर्थात जो लोग देनदार का वह भाग जो दिवालिया हो गए हों, डूब गए हों, अर्थात नहीं मिलेगा, उस ऋण को हम बैड डेब्ट या अशोध्य ऋण के नाम से जानते हैं। अशोध्य ऋण का मतलब होता है यह चीज़ जो होती है कि संपत्ति का कुछ भाग नुकसान हो जाना, क्योंकि देनदार हमारी संपत्ति होती है, उसमें से जो डूब गया वो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो है जब हम जर्नल करते हैं तो जर्नल करते समय इससे बैड डेब्ट को डेबिट तथा डेब्टर्स को क्रेडिट कर देते हैं, उतनी संपत्ति हमारी क्रेडिट हो जाती है। अब जब इसे हम अंतिम खाते में दिखाते हैं तो सबसे पहले देनदारों का बैड डेब्ट जो होता है वह बैड डेब्ट को हम लाभ हानि खाते के यानी पीएल के डेबिट में टू बैड डेब्ट के नाम से दिखा देते हैं। उसके बाद जब हम आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं तो आर्थिक चिट्ठा से हम देनदार संपत्ति पक्ष में देनदार में से अशुद्ध ऋण को माइनस करते हैं, डेटर माइनस बैड डेब्ट, और उसे माइनस करके तब बाहर हम दिखाते हैं। तो यह एक प्रकार की हमारी हानि होती है और इससे हमारी संपत्ति घट जाती है। अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण संचिति, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट रिजर्व। ये क्या होता है कि कुछ लोग संदिग्ध होते हैं, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो अशुद्ध ऋण डूबे तो नहीं रहते मगर मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं, तो व्यापारी पहले से ही इनके लिए पहले से प्रायोजन कर लेता है। यह भी फर्म के लिए नुकसान होता है, जो अशुद्ध ऋण के लिए संचिति की जाती है फर्म के लिए नुकसान होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी भी एंट्री सेम उसी तरह की जाती है जैसे अशुद्ध ऋण की जाती है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट्स को डेबिट टू डेटर्स, ये तो हमारी जनरल एंट्री होती है। दूसरी एंट्री जो हम लेके चलते हैं, लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, तो लाभ हानि खाता के डेबिट साइड में अशुद्ध ऋण संचिति को दिखाते हैं टू बैड डेब्ट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कुछ लोग उस पुराना बैड डेब्ट रिजर्व होता है उसमें से जोड़ के घटा देते हैं। अब इसके पश्चात जब हम लेके चलते हैं आर्थिक चिट्ठे में, तो आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटा देते हैं। अशुद्ध ऋण संचय जो होता है वो लगभग प्रतिशत पर दिया जाता है, और इसको निकालने का तरीका जो होता है, सबसे पहले देनदारों में से अशुद्ध ऋण को घटाने के पश्चात जो आते हैं उन पर अशुद्ध ऋण संचिति लगाई जाती है। जैसे 1 लाख के देनदार हैं, 2,000 रुपया डूब चुका है, अशुद्ध ऋण हो गया, तो 98,000 का 5% है, तो अशुद्ध ऋण संचिति हमें 98,000 पर निकालना है, न कि 1 लाख पर निकालना है। देनदारों पर छूट के लिए संचय, जो देनदार होते हैं उनका भुगतान प्राप्त करने के लिए उनको हमें संचित करना पड़ता है, यानी छूट के लिए रिजर्व करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें आग्रह देते हैं, सिर्फ उन्हीं देनदारों को छूट दी जाती है जो अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले देनदारों में से अशुद्ध ऋण के बाद अशुद्ध ऋण संचिति घटाने के पश्चात जो फ्रेश यानी गुड्स देनदार होते हैं, अच्छे वाले देनदार होते हैं, उन अच्छे देनदारों को छूट के लिए प्रावधान। ये भी संस्था का घाटा होता है। जर्नल करते समय जैसे अशुद्ध ऋण का होता है वैसे सेम होता है डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट टू डेब्टर अकाउंट, और इसे भी लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों से घटा देते हैं।
लेनदारों पर छूट के लिए संचय। जिस प्रकार देनदारों पर छूट के लिए संचय किया जाता है, उसी प्रकार लेनदारों पर भी छूट के लिए संचय होता है, अर्थात इसमें लाभ होने की संभावनाएं होती हैं। ये हमारे लिए लाभ होता है। हम कहीं भुगतान देते हैं तो हमें छूट मिलने की संभावनाएं होती हैं, वो हमारे लेनदारों पर छूट होता है। इससे हम जो लाभ कमाते हैं यह हम जो है चिट्ठे में दिखाते हैं, लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। तो सबसे पहले जनरल करते समय हमारा होता है क्रेडिटर उससे कम हो जाते हैं, क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट। जो क्रेडिटर होते हैं उसे घटाते हैं और दिखाते समय लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिखाते हैं, और लायबिलिटीज में हम क्रेडिटर में से डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर घटा के तब दिखाते हैं। निजी प्रयोग के लिए माल। निजी प्रयोग के लिए माल क्या होता है? जब हम कुछ इस माल से संबंधित समझनाएं होती हैं। निजी प्रयोग के लिए माल, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से माल निकालते हैं तो उसे हम निजी प्रयोग के लिए माल करते हैं। तो जो निजी प्रयोग के लिए माल निकालते हैं तो वह माल जो होता है उसका प्रभाव सीधे परचेज अकाउंट पर पड़ता है। परचेज निकल जाता है, हमारा परचेज कम हो जाता है, तो हम उसे लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अब हम जब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज का संबंध ट्रेडिंग में होता है, तो जब व्यापार खाता हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग में टू परचेज माइनस ड्राइंग, जितने का माल हम यूज किए होते हैं माइनस ड्राइंग, और फिर इसे लायबिलिटीज में आते हैं तो ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं, और इस प्रकार हमारा जो है सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। दान और नमूने में माल, वही माल का है। दूसरा है दान और नमूने में यदि माल दिया गया है तो दान और नमूने में जब हम माल देते हैं तो सेम वही एंट्री होती है जैसे ड्राइंग में लिए हुए हैं। तो वहाँ पर हमारा होता है डोनेशन और सिंपल और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। जो भी विज्ञापन में, दान में या नमूने में कैसे भी माल दे दिए हैं तो एडवर्टाइजमेंट या सिंपल अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, इसे भी हम व्यापार खाते के डेबिट में परचेज से माइनस कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए घाटा होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए खर्चा या घाटा होते हैं। तो लाभ हानि खाते के डेबिट में उसे दिखा देते हैं टू सिंपल इन गुड्स, एडवर्टाइजमेंट इन गुड्स या डोनेशन इन गुड्स के नाम से लाभ हानि के डेबिट साइड में दिखाते हैं। माल का अग्नि द्वारा नष्ट होना। अगर कुछ माल हमारा जो है लास्ट आग से नुकसान हो गया है, नष्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब हम लेके चलते हैं तो एंट्री जो हमारी होती है वो भी उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दान में माल दिया गया है। अग्नि से नष्ट हो गया है तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसे भी हम परचेज में से ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज से घटा देते हैं तथा उसको लाभ हानि खाते के डेबिट में लॉस बाय फायर के नाम से दिखाते हैं। और आगे कुछ इसके बाद कुछ विशेष होते हैं लॉस बाय थीप। लॉस बाय थीप का मतलब होता है कि सेम जैसे आग से नुकसान हुआ होता है उसी तरह हमारी चोरी से भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में लॉस बाय थीप अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, उसे भी परचेज से घटा देंगे और पीएल के डेबिट में दिखा देंगे। उसी प्रकार बीमा क्लेम, अग्नि बीमा से जो नुकसान होता है बीमा कंपनी कुछ हमें दे देती है, तो जब बीमा कंपनी जो देती है वो हमारे लिए लाभ होता है, तो जो भी मिलता है हमें तो हमारे लिए लाभ होता है, तो उतना लाभ हम दिखाते हैं। तो वहाँ पर जितने का होता है तो स्थिति दिखा देते हैं कि जो भी प्राप्त होता है इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू लॉस बाय फायर, और पीएल के डेबिट में जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलता है उसे माइनस करके दिखाते हैं और इंश्योरेंस क्लेम को हम एसिस्ट में दिखा देते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ विशेष समायोजनाओं में आते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। मैनेजर कमीशन आपका एक तो होता है शुद्ध लाभ के पश्चात और एक होता है कमीशन काटने से पहले शुद्ध लाभ पर। तो पूर्व और पश्चात, जब पूर्व होता है तो पूर्व में हम जितना परसेंट होता है R/100 करके निकालते हैं और उसे पीएल के डेबिट में दिखाते हैं और लायबिलिटीज में दिखाते हैं। दूसरा, यदि पश्चात है
तो पश्चात में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा डिफरेंस या नेट प्रॉफिट आ रहा है इंटू आर बाई 100 प्लस आर बाई 100 प्लस आर, और उतना रकम निकाल के हम पीएल के डेबिट में तथा लायबिलिटीज में दिखाते हैं। इस प्रकार समायोजनाओं के माध्यम से हम सही जानकारी प्राप्त करते। तो अभी हमने आपसे पढ़ा आज कि समायोजनाएं होती क्या हैं, क्यों किया जाता है या क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है, और कितने प्रकार की समायोजनाएं होती हैं, उन समायोजनाओं की जर्नल एंट्री किस प्रकार होती है, उसे लाभ हानि खाते में कहाँ दिखाया जाता है, व्यापार खाते में कहाँ दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन से हम यहाँ अध्ययन पर पहुँचते हैं। अब आप लोग जो है होमवर्क में देख सकते हो, जैसे अदत्त व्यय प्रदत्त व्यय में क्या अंतर है, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय में क्या अंतर है, संपत्तियों पर ह्रास क्यों लगाया जाता है आदि। ये सब आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।